जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई वेलकम टू ऑल यू ऑल टू ज़ाविया एजुकेशनल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने आर्टिकल्स में देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा आर्टिकल है एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। As in our previous classes, we have been discussing the articles, the basic purpose, the crux of those articles, वो किस टॉपिक से रेलिवेंट हैं, वो सारा हमने देखा। और साथ में ही इन आर्टिकल्स को करने का, इन अखबार में इन चीज़ों को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि मैं फिर आपको बताती चलूँ कि वी आर फोकसिंग ऑन दीज आर्टिकल्स जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर में, अभी डॉन जो न्यूज़पेपर है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास आते हैं हमारे सेंटर पेज पे, जो हमारे पास कॉलम्स हैं चार, ठीक है, उनको हम फोकस कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये बात क्लियर की थी कि दीज आर्टिकल्स आर बेसिकली फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ वोकेबलरी, और हमें किसी भी एक सिचुएशन का, किसी एक टॉपिक का एनालिसिस अच्छे तरीके से करना ये चीजें सिखाती हैं। तो हमारे जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, या आप अपनी लैंग्वेज पे किसी तरह की कमांड लेना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट नो और यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स। हम अपने आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो हम इन तीन चीज़ों को बेसिकली बीच में से अडेप्ट कर रहे होते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है टुडेज डॉन न्यूज़पेपर 23 अप्रैल 2024, इसमें जो आर्टिकल हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली टूवर्ड्स द एंड बाय आरिफ हसन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी ये राइटर्स होते हैं, इन आर्टिकल्स को लिखने वाले होते हैं, देयर इज नो डाउट इन देयर इंटेलिजेंस, इन देयर कैलिबर, इन देयर नॉलेज, और साथ ही साथ उनकी एक डोमेन होती है जिसमें वो अपनी राइटिंग्स करते हैं। आरिफ हसन साहब ने जो है वो एक बड़े ही ग्लोबल लेवल पे एक जो इस टाइम टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसको उन्होंने लिया है, और थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें ये लेकर गए हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आई विल बी स्टार्टिंग विद इट्स रीडिंग। So Europe destroyed itself and also the rest of the world as a result of World War II। यहाँ मैं थोड़ी सी चीज आपको बताती चलूं कि जो हमारे पास यूरोप है, ठीक है, द ब्रिटिशर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जितने भी इंग्लिश पीपल हैं बेसिकली, ये हमारे पास रहे हैं ओल्ड कोलोनाइजर्स। ठीक है, इनको हम ओल्ड कोलोनाइजर या ओल्डेस्ट कोलोनाइजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इतनी एक यू कैन से कि पुरानी एक इम्पीरियलिस्ट कॉम है कि इवन अमेरिका वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये जो कंट्रीज होती हैं, ये देयर वाज अ टाइम व्हेन कंट्रीज यूज्ड टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड एंड, और इसका पर्पस क्या होता था, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी और अपनी जो एक उनका एरिया है, टेरिटरी, उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक हो गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ व्हेन द इंटरनेशनल वर्ल्ड टुक अ यू टर्न, और इसमें जो सिविलाइजेशंस में, उनकी पॉलिसीज में जो एक चेंज आया वो ये था कि बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ में हमें हमारे ऐसे लॉज बन गए, एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो रही सही भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे वो भी सारे फिल कर लिए गए कि नाउ एवरी कंट्री हैज अ यू कैन से के डिफाइंड टेरिटरी, और हर एक कंट्री की को एक रिकग्निशन मिलेगी, और जिस कंट्री को रिकग्निशन मिल गई है फ्रॉम दिस इंटरनेशनल बॉडी, it has every right to defend itself from being a colony of any other state। वो अलग बात है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि एक अपने वॉरफेयर की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि कंट्रीज ट्राई टू you can say कि invade other countries, not directly but indirectly, by controlling their economy, by controlling their trade and this and that। तो यहाँ पे हमने ये बात देखी कि यूरोप से हमें ये पता चला कि ये ओल्डेस्ट कोलोनाइजर्स थे। लेकिन वर्ल्ड वार 1 और 2 जब हमारे पास आती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 बेसिकली दैट वाज द टाइम पीरियड 1939 से हमारे पास 1945 तक ये चलती है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि ये इसके बाद क्या हुआ था कि यूरोप जो है वो टोटली इट कुड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ। ठीक है, कंट्रोल इटसेल्फ से क्या मुराद है कि अपनी जो जितने भी इसके अंडर चीजें थी, जितने भी अंडर ममालिक थे, जितने भी अंदर इसके एरियाज थे, इसको सेपरेट करना पड़ा, ये डिसमेंटल करना पड़ा। ठीक है, ऑल्दो हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 में विक्टोरियस हमारे पास स्टेट्स निकली या एरियाज निकले, उनमें हमारे पास यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है, यूरोप वाज एन अदर
you can say के the strongest country or an area that came out of those wars. लेकिन चूंकि उसके फौरन बाद 1945 के बाद और 1945 के इसी टाइम पीरियड में we had this UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके जो कुछ रूल्स हैं जो कि उनको बनाने वालों ने ये कंट्रीज थे, तो उनके रूल्स को फॉलो करना भी सबसे पहले इन पर था। ठीक हो गया, जिसको कि इन्होंने फॉलो किया और जो है वो उसको उस तरह से लेकर चले। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो फर्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, ये हमेशा बोल्ड लेटर में बताया गया होता है, क्योंकि इस लाइन से ही हमें आर्टिकल की आधे से ज्यादा जो समरी है या जो समझ है वो आ जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है क्या हुआ कि यूरोप ने डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ बाय बीइंग डीकोलोनाइज्ड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस डीकोलोनाइजेशन से पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ वो हम आगे देखते हैं। सिंस इट हैड कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वर आल्सो इनएडवर्टेंटली ड्रॉन इनटू कैओस। ठीक है, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है विदाउट इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं विदाउट इंटेंशन, सॉरी, अच्छा उसके बाद towards the end of the war and especially after, Europe discovered the terrible physical and moral cost of it. Europe had in the past 2 centuries devastated its colonies through highly rapacious and political processes supported by deep-seated racism. रिपेशियस का यहाँ पर हमारे पास मतलब होता है एग्रेसिवली, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि एग्रेसिवली ग्रीडी। ठीक है, हर किस्म हद तक एक जो एक हाई जो है वो आप या शदीद किस्म का जो लालच होता है, ठीक है, किसी भी चीज को देकर या किसी भी पॉलिसी को लेकर जिसमें थोड़ा सा एग्रेसिवनेस और एग्रेसिवली ग्रीडी वो हो जाता है, तो उसको हम रिपेशियस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन लाइंस में क्या वो बताना चाह रहे हैं, एग्रेसिवली ग्रीडी, ठीक है, रिपेशियस का हमारे बस ये मतलब होगा। अच्छा उसके बाद by the end of the war, the Europeans also discovered how the Jews, Gypsies, and Slavs had been placed in the concentration camps and gassed and starved to death by millions as they were looked upon as racially inferior to Aryan race. बेसिकली जो यूरोपियंस हैं इनके इनके साथ एक और बात भी मंसूब की जाती है कि दे वर द वन हु बेसिकली ब्रॉट रेसिज्म इन द वर्ल्ड। और हम यही देखते हैं कि जितने भी हमारे पास एफ्रो अमेरिकन और अफ्रीकन और ये जितने भी हैं, इन सब का जो ओरिजिन है, या आप कह लो कि कॉलोनाइजेशन में जो इन सब का एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो रेसिज्म को बेसिकली हम कह सकते हैं कि दैट वाज समथिंग दैट वाज ब्रॉट बाय यूरोपियंस, दीज इंग्लिश पीपल। यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ कि यूरोप हैड इन द पास्ट 2 centuries डेवास्टेटेड इट्स कॉलोनीज। जब कॉलोनीज की बात की जाए तो सब कॉन्टिनेंट की मिसाल हमारे सामने है। सब कॉन्टिनेंट हैड बीन अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर विद द पर्पस ऑफ ट्रेड अंडर द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1837 में आते हैं, एंड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स वो इसकी पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करके और इस पूरे एरिया को अपनी कॉलोनी बना देते हैं। और इस पूरी थ्रू आउट द पाकिस्तान मूवमेंट, जिसको हम बेसिकली जानते हैं 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, टिल द डे व्हेन पाकिस्तान was established, इससे पहले पहले जो वहाँ के मुस्लिम्स थे और ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, they have faced a lot of cruelties and atrocities at the by the Britishers, at the hands of Britishers। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कॉलोनीज को टोटली जो है वो एक्सप्लॉइट भी किया था। अब इसमें चूंकि इट इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वी कैन नॉट से कि दे वर वेरी क्रूअल और दिस एंड दैट, बट इन ऑर्डर टू रूल समबडी यू हैव टू मेक देम अ लिटिल बिट हैप्पी। जब आपने किसी के ऊपर रूल करना है तो आप उनको बाय टाइम एंड देन कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि लोगों के अंदर जो एक बगावत है वो ना हो। 1857 की जो यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, दैट वाज आल्सो कॉल्ड इम्प्यूनिटी, और उसको भी जो है वो बगावत का नाम दिया गया, जिसको कि उन्होंने फॉर टाइम बीइंग टोटली सप्रेस किया, कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स हैड दिस आइडिया कि समहाउ कहीं ना कहीं दीज पीपल कैन अगेन राइज अप अगेंस्ट अस।
तो इस तरह से जो पूरा थ्रू आउट दैट फ्रीडम मूवमेंट जो भी इनका हिसाब किताब रहा, बहरहाल ओवरऑल जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूरोपियन बेसिकली जो है उन्होंने रेशिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया अपनी कॉलोनीज में। द ज्यूज वर एजुकेटेड फाइनेंशियली पावरफुल कम्युनिटी विद स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू यूरोपियन एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स। यहाँ पर ज्यूज की बात हो रही है, ठीक है, जिनको कि देखा जाए तो दे आर अ स्टेट, और द वर्ल्ड हैज विटनेस दिस थिंग, वट एवर इज देयर स्टांस और वट एवर दे आर डूइंग इन द वर्ल्ड, लेकिन उनके बारे में ये है कि दे वर एजुकेटेड फाइनेंशियली पावरफुल कम्युनिटी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एंड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, एकेडेमिया एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, as such their inhuman extermination. Let me just clear this so that we can move forward. The Jews were an educated, financially powerful community with strong links to European American politics, academia, and global financial institutions. As such, their inhuman extermination होता है killing whole group, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा killing जो mass level पे होती है उसको हम बोलेंगे कि that is extermination. Killing. And the large numbers involved became the most important issue that troubled post-war Europe's conscience. Conscience किसी किस्म का जो एक माजी होता है, या यू कैन से कि एक किसी भी इंसान का एक जो मोरालिटीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर की जो एक आवाज होती है। The devastation of Hiroshima and Nagasaki did not require the same importance in the European psyche. अब यहाँ पे बेसिकली वो बता क्या रहे हैं, एक तो वो डिस्ट्रक्शन थी जिसको दुनिया ने देखा, ठीक है, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग, ठीक है, जिसने बकायदा तौर पे उस वार को एंड किया, और उसके बाद द वर्ल्ड नीडेड, यू कैन से के अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और सम स्टेप्स टू कंट्रोल दिस डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ताकि ये दोबारा इवेंट कभी हिस्ट्री में ना हो। फॉर दैट पर्पस दे मूव टुवर्ड्स यूएनओ एंड ऑल दैट। लेकिन इसके साथ साथ जो एक फिजिकल के साथ साथ एक जो मोरल इम्पैक्ट हुआ वो यूरोपियंस पे हुआ, क्योंकि यूरोपियंस वर द ओल्डेस्ट कोलोनाइजर्स। इससे पहले उनकी कॉलोनीज थी, उनको कंट्रोल कर रहे थे। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हुई वॉर्स के अंदर, दैट वाज आल्सो आउट ऑफ नोवेयर दे गोट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने ड्यूरिंग दोज वॉर ईयर्स जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और जिस तरह से उन्होंने रेशिज्म की बेस पे जो रेसिस थे डिफरेंट, उनके साथ जो उनकी एक्सप्लॉइटेशन की, उनकी एक्सटर्मिनेशन की, ये सारी चीजों ने यूरोपियन साइकी पे बहुत इम्पैक्ट डाला। अब यहाँ पे उनकी क्यों बात हो रही है, उनका क्या रिलेशन है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। ड्यू टू ट्रेजिक वॉर and the racism that was part of it. The major powers who had won the World War II and who were largely European colonists got together to create the United Nations and formulate its goals, rules, regulations, and covenants which have grown over the year. ठीक है, यहाँ पे हमारी बात आ गई जो हमने अभी ऊपर की, ठीक है, कि एक यूरोप का उन्होंने फैक्टर बता दिया, और फिर बता दिया कि जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू विन की, जिसमें यूएसएसआर है, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड नेशंस बना दी, ठीक है। The covenants have proposed equality of mankind. यहाँ पर आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का एक आपके पास फैक्ट आ गया, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड की जब हम बात करते हैं तो कोवेनेंट्स में हमारे पास यूएन का जो चार्टर है वो आ जाता है, ठीक है, यूएन चार्टर ऑन द ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, then UN Charter on the rights of women, the rights of children, the rights of prisoners, ठीक है, इन सब पे हमें कोवेनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। किसी भी एक प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो छोटे छोटे या किसी चार्टर पे बेस करके जो छोटे छोटे लॉज बनाए जाते हैं, कन्वेंशंस बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम कोवेनेंट्स बोलेंगे। हैव प्रपोज्ड इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। अब जो ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन इक्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, दैट इज अ ग्रेट डील सिंस ऑलवेज। हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में यहाँ पर जाएं, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव अ रेफरेंस टू वन ऑफ द आर्टिकल्स, कि उसमें जो है वो थोड़ा सा बताया गया हुआ था, ह्यूमन राइट्स पे बात हुई थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया हुआ था कि ह्यूमन राइट्स हैव ऑलवेज बीन, यू कैन से क्या, हॉट टॉपिक अमंग द स्टेट्स, अमंग द विनर्स, अमंग द लीडर्स,
ठीक है, जब हमारे पास एक ग्रीक्स का टाइम था और एथेंस का टाइम था, उस टाइम पे फतूहात होती थी। ठीक है, देयर वाज एन इंसिडेंट जबकि एक उनका जो लीडर है साइरस के नाम से, उसने एक एरिया को फतह किया और उसने वहां पर एक वुडन एक सिलेंडर लिया और उसके ऊपर इंग्रेव करवाए 7 से 8 रून्स। ठीक है, जिसमें ये था कि एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव, टू हैव a good health or education, or to say whatever he wants, or to observe his religion accordingly. वो 6-7 जो उसने रूल बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के करवाए, उनको फॉलो किया गया। हमारे पास जो बेस है वो वहां से बनती है। फिर हम आगे चलते हैं तो हिस्ट्री में हम देखते हैं वी हैव दिस मैग्ना कार्टा, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। और हमारे पास जो है, फिर चलते चलते यूएन की बात करते हैं तो यूएन के डिफरेंट चार्टर्स आ जाते हैं। और आज के दौर में इस यूएन चार्टर की बेस पे एवरी कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली डिफाइन किया गया हुआ है ह्यूमन राइट्स को, एज इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उसके आर्टिकल 8 से 28 हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया जो था ह्यूमन राइट्स का। यहाँ से हमने 2-3 पॉइंट्स कभी पहले कहीं पढ़े हैं, तो वो मैंने यहाँ पर साइड पे लिख लिए कि ये मेरे माइंड में इससे रेलिवेंट आया है। तो एक वो उस नॉलेज फैक्ट से मेरे 2-4 पॉइंट्स और बन गए। ठीक है, ethnicity and sought to maintain the sanctity of national frontiers and guarantee that the causes and repercussions of World War II would never be seen again। ठीक है, यहाँ पर जो ये रिपरक्यूशन है, इसका मतलब है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, रिपरक्यूशन मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो कि इंटेंशनली ना हुए हों। ठीक है, खुद साख्ता ना हो, तो आप इसको बोल सकते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। The headquarters of the UN's various agencies were, for the most part, located in European cities, and the initial formulations of the UN Charter and its supporting documents were developed by Western intellectuals, politicians, and academia. Thus, the UN was, for the most part, a European US construct। ठीक है, हम देखते हैं कि शुरू शुरू में यूएन का बनना और उसमें जो है वो बेसिकली जिन लीडर्स ने, जिन स्टेट्स ने फर्स्ट मीटिंग में इसका चार्टर फाइनल किया और फिर ये चार्टर बकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें यूरोप का थ्रू आउट एक ग्रेट रोल रहा। ठीक है, यूरोप हैज अच्छा, बेसिकली अब हम जो है, हम वी हैव स्टडीड अवर 3 पैराग्राफ्स, और इन तीनों में जो एक मेन चीज है वो क्या है, यूरोप की बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली कि उनका क्या रोल रहा है वर्ल्ड वॉर 1 में, 2 में, आफ्टर वॉर्स उनके क्या हालात रहे हैं। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आगे आते हैं कि प्रेजेंट डे किस वाक्य की तरफ चल रहा है। यूरोप हैज डिसमेंटल्ड इट्स ओन वैल्यू सिस्टम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, डिसमेंटल, डिसमेंटल होता है टू टू मेक पीसेस। ठीक है, या टू ब्रिंग इनटू पीसेस। ठीक है ना, उसके टुकड़े करना, डिसमेंटल कर देना। तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यू सिस्टम को बेसिकली हम बेशक ये कहते हैं कि यूरोप जो है वो कॉलोनाइजर्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन इन्होंने जब जब किसी भी कंट्री पर रूल किया है, दे हैड सम वैल्यूज, सम डिसिप्लिन के हमने किस चीज को प्रोवाइड करना है ग्रास रूट लेवल तक, इसको नहीं करना। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1 और हमारे प्रेजेंट डे इंटरनेशनल वर्ल्ड में इन द फॉर्म ऑफ ब्रेग्जिट, और इनका जो रोल इस टाइम पे मुस्लिम जिनोसाइड में है, उन सब चीजों ने इस टाइम पे इनकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको डिसमेंटल कर दिया है। लेट्स सी कि किस तरह से और फैक्टर्स इसमें आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ बारबेरिक डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, पहले उसने बैकग्राउंड बना लिया, अब वो प्रेजेंट डे पे आ रहा है। ठीक है, हम एस्पेक्ट्स कर रहे हैं सारे डिस्कस, तो अब वो प्रेजेंट डे पे आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ बारबेरिक डिस्कशन, ठीक है, बारबेरिक इनह्यूमन, ठीक है ना, destruction of Gaza, the occupation of Palestinian land by Israeli homes, and the genocide that is accompanying it. Europe and the US, by supporting Israel's war against Hamas and Palestinian people, have violated everything that the UN Charter promotes and which the Western colonial countries have supported not only internationally but also within their own countries. Very important line, and this is the, you can say, a very beautifully structured line.
लेकिन एक चीज आपको बताती चलूँ, यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हुआ एस्पायरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी जो न्यूज़पेपर लैंग्वेज होती है, जो यहाँ पर लाइंस होती हैं, दे आर मोस्टली प्रोलॉन्ग्ड लाइंस, लंबी लाइंस होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमने उसके मुताबिक लेकर चलना होता है। आप जब भी अपनी इंग्लिश में कोई भी राइटिंग करें तो प्रेफरेबली डू नॉट गो फॉर सच लॉन्ग लाइंस, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा जो है वो कनेक्टर्स लगा के इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में। यहाँ पर अब जो बात हो रही है, उसने क्या कहा, उसने पहले बैकग्राउंड बना लिया। उसने कहा कि जी यूरोप ने ये किया वो किया, इट हैड इट वैल्यू सिस्टम। लेकिन प्रेजेंट डे में गाजा में जो हो रहा है, ठीक है, जो इसराइल और फलस्तीन का एक इशू चल रहा है, उसके अंदर जो इजरायली स्टांस है उसको यूरोप और यूएस सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका अपना बनाया हुआ जो यूएन चार्टर है उसी को ही वो लोग ब्रेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है किसी आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इवन इन आवर यस्टरडेज आर्टिकल, वहां पर भी इसराइल और गाजा पे बात हो रही थी, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट डे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग, और एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये फलस्तीन और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, बेसिकली उसकी बात कर जाती है, कर रहे हैं यहाँ पर। इसका थोड़ा सा अब हमने किया, एंड एज आई हैव स्टडीड द यस्टरडेज आर्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयर करूंगी। दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव यू नो हैव हैड देयर न्यूज़पेपर यस्टरडे और उस आर्टिकल को पढ़ा होगा, तो दे विल टोटली एग्री कि मैं जो उनको बताऊंगी कि उसमें बेसिकली जो है थोड़ी सी हिस्ट्री जो है फिलिस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट की जो है उस पर रोशनी डाली गई, ठीक है, कि दैट वाज बेसिकली बैतुल मुकद्दस, ठीक है, मस्जिद अक्सा। दैट वाज एन एरिया जिसमें हिस्टोरिकली दैट वाज द वन जो कि आप कर सकते हैं कि दैट वाज क्लेम्ड बाय मुस्लिम्स, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। एक वक्त था जहां पर ये तीनों रिलीजन जो है यहाँ पर आते थे, आके अपने अपने मजाहिब के मुताबिक यहाँ पर जो है वो इबादत करते थे, ठीक है। बट व्हेन देयर वाज द टाइम ऑफ एन अर्बन पोप, तो उस टाइम पे उन्होंने थोड़ी सी प्रीचिंग शुरू कर दी एंटी मुस्लिम्स, और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो एरिया है इसमें हमारी कमांड होनी चाहिए टोटली, ठीक है। तो वहां पर जो है वो क्रिश्चियंस ने फिर मुसलमानों के साथ जो है वो बैक इन 10 हंड्रेड्स, ठीक है ना, 1030 40 इस तरह, और 1090s में जाके बल्कि बाकायदा तौर पे जो उसकी प्रीचिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम पे उसने जो है वो वॉर ऑफ क्रूसेड्स जो है मुसलमानों के साथ लड़ी गई। थ्री वॉर्स ऑफ क्रूसेड्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें डिफरेंट इवेंट्स आते हैं और कई कई साल पे ये वॉर जो है वो कंसिस्ट कर रही हैं। अब इन इवेंट्स के अंदर जो भी था, इसमें ये हुआ कि फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वॉर ऑफ क्रूसेड है, उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि क्रिश्चियंस अटैक्ड मुस्लिम्स एंड स्नैच्ड देयर क्लेम ऑफ बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा। सेकंड में क्या हुआ था कि मुसलमानों ने दोबारा उन पे अटैक किया, क्रिश्चियंस पे, एंड टुक बैक देयर क्लेम। और थर्ड पे क्रिश्चियंस ने दोबारा मुसलमानों पे अटैक किया, बट दे फेस्ड फेलियर। यहाँ पर जब उनको जो है वो फेलियर कंसिडर करना और एक्सेप्ट करना पड़ा या फेस करना पड़ा कंसेक्टिवली 2 टाइम्स, तो देन दे केम टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ पीस टॉक्स। और वो पीस टॉक्स हमारी चलती हैं और चली जाती हैं सिंस वी कम टू द टाइम पीरियड ऑफ दीज वर्ल्ड वॉर्स। अब हमारे पास वर्ल्ड वॉर्स होती हैं बाकायदा तौर पे, एंड दिस दैट वाज द टाइम पीरियड बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 और 2, जब ज्यूज ने बहुत ज्यादा इमिग्रेशन की, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मैस इमिग्रेशन होती है ज्यूज की टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। द पीपल हु वेंट देयर एज इमिग्रेंट्स had with passage of time taken over the homes, the properties, the claim of the people who were the natives, who were the residents of that area, ठीक है। अब ये जो सारी एक चीज होती है, ठीक है, इसमें 1967 की 6 डेज वॉर आती है हमारे पास, जो कि बहुत ही मशहूर वॉर है। इसका जो है रेफरेंस आगे आ रहा है पैराग्राफ में, लेट्स सी कि उसमें क्या है। तो ये थोड़ा सा हमने कह दिया कि ये एक इनका सारा बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। अब जो इसराइल का इस टाइम पे क्लेम है, वहां पर जो भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, जो गाजा का एक एरिया है उसमें जो है वो उसको खाली करवाना, अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, या उसमें जिस भी तरह से वो उस पॉइंट अपने स्टांस को लेकर चल रहे हैं, उसको सपोर्ट करना इज अ बिग डील। और जब उनको सपोर्ट कर रही है वो वाली पावर्स जो कि इस टाइम पे पावर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, तो दो नो वन कैन बीट देम। तो बेसिकली वो बात यहाँ पे हुई है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 they have promoted these values as their own and have considered countries and societies that violated them as uncivilized.
सो यूरोप हैज डिसमेंटल्ड इट्स ओन सिविलाइजेशन एंड वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब उन्होंने बेसिकली ये वाली जो ऊपर लाइन है उसको ही सारी को नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया इस लाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यू कैन हैव इट, और यू कैन जस्ट मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट नॉलेज बेस्ड लाइन। ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी जो पॉलिसीज रही और अब जो जाकर जो गजा में हो रहा है उसमें जब वो इसराइल के स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में दे आर कंसिडर्ड एवरी स्टेट हु इज गोइंग अगेंस्ट देम एज अनसिविलाइज्ड, और जिसकी वजह से दे हैव डिसमेंटल्ड देयर ओन वैल्यू सिस्टम। और उनका वैल्यू सिस्टम क्या कहता है? जो ह्यूमन राइट्स की श्योरिटी है, जो यूएन चार्टर उनके अपने हाथों से बना हुआ है उसमें बताया गया। टू असेज इट्स पोस्ट वार कंशायंस, इसमें जो है वो हमारे पास एसेज होगा टू मेक समथिंग लेस इंटेंस। ठीक है, कंशायंस क्या होता है कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर, उस वर्ल्ड वॉर के बाद जो उनका जमीर उनको मॉरली जो है वो तंग करता रहा, या अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए। ठीक है, मेक लेस इंटेंस, एसेज का क्या मतलब होगा? Europe developed two terms. One was Holocaust and the other was anti-Semitism. ठीक है ना? ये दो टर्म्स थी। होलोकॉस्ट का लिटरली मतलब क्या होता है आगे लिखा हुआ है, इज यूज टू डिस्क्राइब द मैस मर्डर ऑफ एथनिक कम्युनिटीज दैट यूरोप कैरिड आउट। बेसिकली इट इज द मैस मर्डर ऑफ ज्यूज। ठीक है ना? या आप कह सकते हो कि जीनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज। ठीक है, होलोकॉस्ट को हम मोस्ट इजीली इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज बेसिकली जीनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज। ठीक है, एंड द अदर इज एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? एंटी सेमिटिज्म होता है हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। ठीक है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। अब थोड़ी सी इस चीज में पूरी में कंट्रोवर्सी इस तरह से है कि उनको या ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इस तरह से हैं कि यूरोप ने उस टाइम पे होलोकॉस्ट किया था। ठीक है ना? यूरोपियन ज्यूज के साथ जो सलूक हुआ, द वर्ल्ड हैड विटनेस दैम, और उन्होंने एक टर्म निकाला एंटी सेमिटिज्म, हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। ठीक है, अब ये वो कौम है जो कि इन मतलब ये सारा कुछ कर रहे हैं अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए, या जिस भी तरह से जो एक एथनिक रेस है उसके साथ उन्होंने इस तरह से उसकी एक्सप्लॉइटेशन की। ठीक है, लेकिन अब जो प्रेजेंट डे उनका एक उनके साथ जो फेवर है उनकी, ठीक है, वो क्यों है? that is mentioned after this one कि in the international world nobody is a permanent friend or an enemy। ठीक है, आपकी जो भी वैल्यूज है जो भी है, when you are to survive in international world then you have to follow the rules of it, कि there is no permanent kind of enemy or friend। आपने जो है अपने फायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो बेहतर है वो करना है। Holocaust is used to describe the mass murder of ethnic communities that Europe carried out. Another term that has evolved is anti-Semitism, which means that anyone who acts or says anything that is anti-Jewish is anti-Semite. Almost all European countries have laws that can punish those who deny the Holocaust or is anti-Semitic। ठीक है, इस टाइम पे वो जो एंटी सेमेटिक है, ठीक है, एंटी सेमेटिक का क्या मतलब होता है कि हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज है, हु डिनाई द होलोकॉस्ट। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं इस टाइम पे तमाम यूरोपियन कंट्रीज का लॉज है कि जो इन दो टर्म्स को डिनाई करेगा वो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब जो है वो यू कैन से कि इट्स अ काइंड ऑफ द थिंग, जो कि एक ऐसी चीज है जिसको कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है प्रेजेंट डे वर्ल्ड पे हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे तो कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं हमारे जो थोड़े ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है, लेकिन जब हम पूरे को पढ़ लेते हैं ना तो फिर हमें आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते नजर आते हैं। ठीक है, फिर एवरीथिंग मेक्स मीनिंग। तो ये वाला जो पैराग्राफ इसको देखते हैं कि आगे क्या है।
Israel and its supporters and benefactors have used these terms to promote the concept that any individual or country that denies the Holocaust or says anything that is anti-Semitic is anti-Israel. The Western powers have supported this concept since the end of World War II. ठीक है, इसराइल और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हर जो बंदा जो होलोकॉस्ट को डिनाई करता है कि ज्यूज के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था, ठीक है, और कोई ऐसी बात करता है जो कि हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज होती है, तो वो बंदा उनके खिलाफ है। ठीक है, उन्होंने इन दो टर्म्स को ऐसे लिया। जबकि यूरोप ने कंट्रीज ने कहा कि जो होलोकॉस्ट है उसको डिनाई नहीं करना, सो दैट द वर्ल्ड में विटनेस कि वी हैड डन दिस। ठीक है, या कोई जो एंटी सेमिटिक है, ठीक है, उस इन दो टर्म्स को डिनाई करता है तो उसको भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, दिस इज आयरॉनिक बिकॉज मेनी कम्युनिटीज इन द ग्लोबल साउथ सच एज अरब्स एंड द मुस्लिम्स वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन होलोकॉस्ट बट दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डिनाइंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले यूरोप का स्टांस देख लिया कि उन्होंने होलोकॉस्ट और एंटी सेमिटिज्म बनाया। उन्होंने कह दिया कि ज्यूज की जिनोसाइड हुई थी एंड दैट वाज एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एंटी सेमिटिज्म के देयर इज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। उन्होंने अपने लॉज में रखा कि इन दो चीजों को हमने डिनाई नहीं करना, जो करेगा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसराइल और उसके सपोर्टर्स का हमने स्टांस देख लिया, सेम गोज विद देम कि ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, और हमारे साथ जो है वो सलूक हुआ, हमारा होलोकॉस्ट हुआ। ठीक है, और जो कोई ऐसी बात करेगा जो एंटी सेमेंटिक होगी, इसका मतलब है कि वो एंटी इजराइल है। ठीक है, जो एंटी जूइश होगी वो एंटी इजराइल है। ठीक हो गया। तीसरी चीज आ जाती है इसमें, अब मुसलमानों का क्या रोल रहा है। ठीक है, किस तरह से इम्पैक्ट हुए वो, और उनके बारे में क्या कहा जाता है, उनका हमेशा से क्या स्टांस रहा है। वो ये रहा है कि जो अरब्स हैं, जो मुसलमान हैं, वो होलोकॉस्ट में इन्वॉल्व तो नहीं थे डायरेक्टली। ठीक है, जैसे ये वेस्ट और ये लोग थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। ठीक है, किस चीज को डिनाई किया? सिमिलरली दे हैड नथिंग टू डू विद एक्सटर्मिनेशन ऑफ ज्यूज। ठीक है, एक्सटर्मिनेशन उनको टोटली खत्म करना, उनको उनका उसमें बकायदा तौर पे इस एक्शन पे कोई रोल नहीं था। बट दे हैव बीन एक्यूज्ड, उन पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं वो करते कि जो होलोकॉस्ट ज्यूज का हुआ वो उनके साथ ज्यादती नहीं हुई। ठीक है, वो इस चीज को मानते हैं, जिस ये उन पर, मुसलमानों पर इल्जाम है कि वो होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। नॉट ओनली दैट, द अरब देमसेल्व्स आर सेमाइट्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फैक्चुअल बात आ जाती है जो कि हमारे नॉलेज बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने कह दी कि अगर देखा जाए तो मुसलमान जो हैं वो भी सेमाइट्स हैं, अरब्स भी सेमाइट्स हैं। सेमाइट बेसिकली क्या है, इसमें आते हैं हेब्रियूज, अरेबिक एंड अरामिक, ये सारे जो लोग थे उस टाइम पे, वो सेमाइट एक जो ओवरऑल रिलीजन है उसके अंदर फॉल कराया जाता है। फिर इसके अंदर जो है बेसिकली डिफरेंट क्लासेस बनी, एक इस्लाम बन गया। ठीक है, एक जो है वो ज्यूज बन गए, एंड ज्यूज आर अ नेशन इफ वी लुक, तो बेसिकली मुसलमान और ज्यूज जो है वो इब्राहिम का जो एक रिलीजन है उससे निकले हुए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि नॉट ओनली दैट, द अरब देमसेल्व्स आर सेमाइट्स एंड इस्लाम इज अ सेमिटिक रिलीजन। The Muslim faith is derived from Abraham as it is the Jewish faith. They are two branches of the same tribe. So history is a major casualty in the European narrative of this form of reasoning. ठीक हो गया कि इस बेस पे जो है वो यू कैन से कि ये कहा जाता है या अरब को इस चीज का एक्यूज किया जाता है कि वो इस टर्म को डिनाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद एन अदर myth that has been promoted is the invincibility। ठीक है, invincibility क्या होता है? एंड डिसिप्लिन। invincibility होता है अनडिफीटेड। ठीक है, इनविंसिबल वो चीज जो कि अनडिफीटेड हो। ठीक है, and discipline of Israeli army. This has been proven by Israeli Western supported victories, because of which Arab countries have refrained from attacking Israel directly since 1967। 1967 में हमारे पास जो एक यू कैन से कि 6 डे वॉर हुई थी। ठीक है, जिसको बेसिकली कहा जाता है कि दिस वाज नॉट जस्ट अ वॉर ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन बट इट वाज एन अरब इजराइल वॉर। ठीक है, अरब इजराइल वॉर इसको बोला जाता है बिकॉज उस टाइम पे हुआ ये था कि इसराइल, चूंकि ये कहा जाता है, अगर हम उसका थोड़ा सा मैप देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा जो है वो उसका मैप आता है, जिसमें इसराइल जो है उनकी लड़ाई
सिर्फ फिलिस्तीन फिलिस्तीनियन मुसलमानों के साथ नहीं थी, बल्कि उनकी जो लड़ाई है वो इर्द गिर्द के इलाकों के साथ भी थी, जिसमें हमारे पास जो है वो जॉर्डन आ जाता है, फिर हमारे पास इजिप्ट आ जाता है, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह लेबनान और थोड़ा सा दूर यहाँ पर जो है ईरान वगैरह के साथ भी, ठीक है। तो इसराइल ने बेसिकली आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ इस एरिया को बल्कि जो एडजॉइनिंग एरियाज थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास गोलान हाइट्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेस्ट बैंक है, ठीक है, इन सारी चीजों पर, जो कि वेस्ट बैंक पर क्लेम इजिप्ट का था, गोलान हाइट्स जो है वो उसका क्लेम लेबनान जॉर्डन वगैरह के साथ था, ठीक है। तो उन सब चीजों को भी उन्होंने अपने अंडर करने की कोशिश की, एंड दैट वाज जस्ट आउट ऑफ पावर। ठीक हो गया, दैट वाज जस्ट आउट ऑफ अथॉरिटी। तो इसराइल का जो ये वॉर है ये बेसिकली अरब्स के साथ थी, एंड एट दैट टाइम इवन इसराइल नो डाउट वो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे ये जरूर क्लियर हो गया था कि इसराइल हैड अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड किसका है, वो वर्ल्ड पावर्स का है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे सामने आती हैं, जिसमें यूएस और यूरोप है, और वो ही उसके पास सपोर्ट आज भी है। बट टुडे वी सी कि इसराइल की जो अपनी आर्मी है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने नो डाउट कुछ वर्किंग की है अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने आप को डेवलप किया है, नो मैटर हाउ दे हैव डेवलप्ड, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज अ नेशन मनवाया है। दिस हैज बीन प्रूवन बाय इजरायली वेस्टर्न सपोर्टेड विक्ट्रीज, ठीक है। ईरान बाय इट्स रीसेंट अटैक, अब यहाँ पर वो जो है एक और चीज की तरफ आ गया, ठीक है, उसने प्रेजेंट एस्पेक्ट बताया और अब वो एक एग्जांपल को बता रहा है, जिसके बाद वो कंक्लूजन या फ्यूचर एस्पेक्ट की तरफ चलेगा, फ्यूचर एस्पेक्ट्स बता के उसको कंक्लूड करेगा। ईरान बाय इट्स रीसेंट अटैक हैज shattered this myth and the denial of Holocaust and anti-Semitism have become a joke universally, ठीक है। अब उनको शुरू से जो एक चीज थी जी, हमारा होलोकॉस्ट हुआ, वो जो एंटी सेमिटिज्म है वो एंटी इसराइल है। ईरान ने जब ये एक बहुत ब्रेवली बिल्कुल रिसेंट अटैक उनके ऊपर किया है, उसने इन सारी चीजों को, उनकी हर किस्म की गलतफहमी खत्म कर दी है, ठीक है, कि हमारे सामने ये जो आपका होलोकॉस्ट हुआ, या जो एंटी सेमिटिज्म है, कि जो कोई एंटी बात करेगा वो एंटी इसराइल है, वो इट इज जस्ट अ जोक, बिकॉज थिंग्स डोंट मैटर, ठीक है। वी आर लुकिंग इनटू अ प्रेजेंट इंसिडेंट, जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज द जिनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, बट द प्राइस फॉर दिस हैज बीन पेड बाय चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ गजा। एक यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा एक मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में, उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पर हमारे सामने आती है, ठीक है, कि उनके ऊपर जो भी अटैक है वो डायरेक्टली इस टाइम, चूंकि दे आर कंट्रोलिंग गाजा, तो वो डायरेक्ट जो उनका एक कॉन्सिक्वेंसेज है वो उन लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम उम्मा है उनका रोल आ जाता है, ठीक है। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इवन टू टेक अ स्टेप, ठीक है, और अगर हम में से कोई स्टेप लेता है तो वो बीच में ही छोड़ देता है, चाहे दे आर वार्निंग, ईरान इज वार्निंग देम, ईरान इज वॉट एवर डूइंग देम, बट कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप अभी तक नहीं लिया गया कि उस चीज को टोटली और इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। हमारे पास यहाँ पर OIC जो है उसका एक, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, जिसके एक एक कंट्रीज जो मेंबर्स हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ इट, इसमें थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन भी हुई इसके बाय टाइम एंड देन। अब इस टाइम पे द बेसिक पर्पस वाज, OIC हमारे पास बनती है एक 1967 की वॉर के बाद, 1969 में, ठीक है। इसका बेसिकली उस वॉर के बाद काम ही ये था कि आइंदा एक मुसलमान कंट्री पर अटैक करने वाला मुसलमानों का जो है इश्ताहार कलेक्टिवली देखेगा, कि मुस्लिम्स विल स्टैंड विद ईच अदर, विद वन अनदर, ठीक है। इस पर्पस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, आज जो हालात हैं वो 1967 से कहीं ज्यादा बदतर है, लेकिन दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली साइलेंट, ठीक है। उस टाइम पे मराकश रबात में 1969 में वहां के सुल्तान ने तमाम मुसलमानों कौमों को, मुसलमान कंट्रीज को इकट्ठा किया, और एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल वे में और एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ इस प्लेटफॉर्म का आगाज किया। But today it is a great failure because all the Muslim countries who are involved in this one are silent. They are not even in favor of one another. तो वो किसी और की या किसी एक वीक स्टेट की या वीक कंट्री की जो मदद है वो किस तरह से करेंगे। The public, especially the young, in the most Western countries have protested against their government support for Israel. एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट
जब दुनिया में कोई भी कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है किसी किस्म का, या कोई भी वॉर है, तो उसके ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो कि टेरिटरीज, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने आप को बचाना है, अपने कंट्रीज को बचाना है। एक वहां पर एस्पेक्ट होता है सिविलियन एस्पेक्ट। सिविलियंस हैव ऑलवेज बीन अ टारगेट इन एवरी वॉर, ठीक है। कोई भी वॉर हो तो उसमें सिविलियंस वो होते हैं जो कि मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, एक्सेप्ट द सिविल वॉर्स और दिस एंड दैट, ठीक है। अब उन वो लोग होते हैं जिन पर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं वॉर के भी, और ये वो लोग हैं जो कि अपने जो स्टांस है उसको न्यूट्रल रखे हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की ही यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी है, एंड बिकॉज उनकी गवर्नमेंट जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू फिजल आउट। फिजल आउट क्या होता है कि ये जो वो अपनी जो यूथ अपनी ही गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं ना, उसको खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजल आउट क्या होता है, टू एंड ग्रेजुअली, ठीक है, फिजल आउट। एंड स्लोली भी कह सकते हैं या ग्रेजुअली, ठीक है, इसको खत्म नहीं होने देना। एज द एंगर अगेंस्ट द सऊदी क्राउन प्रिंस फॉर द मर्डर ऑफ जमाल खशोगी हैज, ठीक है ना। जिस तरह जब जमाल खशोगी का हमारे पास वाकया हुआ, ठीक है, और उस टाइम पे जो है वो खामोशी, उस टाइम पे उसके खिलाफ जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो विद पैसेज ऑफ टाइम एंड हो गया। कहा यह जा रहा है कि इस दफा ये एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ही इज नाउ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। उसके खिलाफ गुस्सा ठंडा हो गया क्योंकि उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और उस एक्शन ना लेने का उसी को ही फायदा हुआ कि ही हैज बिकम अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय हमारे पास जो है एक प्रोवर्ब होता है, ठीक है, जिसका के मतलब ये होता है कि मोस्ट फेवर्ड मैन, ठीक है। इसको बहुत रेफरेंस दी जा रही है वेस्ट में, ठीक है, और इसने अपनी इज्जत जो है वो बढ़ाई है बिकॉज ऑफ दैट, यू कैन से के दैट एक्ट, ठीक है। हालांकि जो वहाँ की आम अवाम थी, ठीक है, जो वहां पर जो आम लोग थे, दे इवन वर वेरी एंग्री अबाउट इट, ठीक है। बट उसकी चुप ने उसको तो फेवरेट बना दिया, लेकिन इसका कोई और फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अभी है टाइम। ठीक हो गया। जमाल खशोगी के बारे में हमें पता है कि ही वाज बेसिकली, यू कैन से के ही वाज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सऊदी जर्नलिस्ट था, एक ऑथर था, अच्छा था। मिडिल ईस्ट पे इसके कॉलम्स होते थे, ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट में, और अल अरब न्यूज चैनल का भी ये था। ये बेसिकली इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। एंड ही वाज assassinated एट अ सऊदी कॉन्सुलेट, और इस्तांबुल में बेसिकली, ठीक है, सऊदी कॉन्सुलेट जो टर्की में इस्तांबुल में है, वहां पर इसकी डेथ हुई थी। एंड हिज डेथ डेट वाज 2 अक्टूबर 2018, ठीक है। वहां पर इसको असैसिनेट किया गया था बाय द एजेंट्स ऑफ सऊदी गवर्नमेंट एट द बिहीस्ट ऑफ, कहा यह जाता है, एंड ऑल दैट डिफरेंट किस्म की हमारे पास न्यूज़पेपर है। सऊदी गवर्नमेंट जो है उनकी बात, the formal and informal alliances that had been formed among opponents of Israel should be kept alive so that positive change can take place in international media and last remnants of colonialism can be wiped out, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस टाइम पे जितनी भी उनके खिलाफ अलायंसेस बन गई हुई हैं, ठीक है, अलायंसेस के मिलकर कोई एक पार्टी बना लेना, एक ग्रुपिंग कर लेना, जो कि इसराइल के खिलाफ बनी हुई है, उनको उनको जो है जिंदा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? बिकॉज वो रहेंगी तो जो कॉलोनियलिज्म और जो कॉलोनियल माइंड है कि द वन इन रूल, द वन हु इज इन्वेडिंग इज एवरीथिंग, उसके जो रेमनेंट्स है, रेमनेंट्स आप कह सकते हो रिमेन्स, ठीक है ना, जो कोई थोड़ी बहुत चीज रह जाती है उसको भी खत्म किया जा सके, वाइप्ड आउट, टू एंड, ठीक है, टू टोटली एंड,
एंड अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर कमिंग जनरेशन, और आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी जो है वो वर्ल्ड बनाई जाए जहां पर एथनिसिटी, जहां पर कास्ट, क्रीड, कॉलोनीज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, और सब इक्वल हो, और सब जो है वो अपनी कैलिबर के मुताबिक जो है वो जिंदगी में प्रोग्रेस करें और सरवाइव करें। ठीक हो गया। तो इस पूरे आर्टिकल में अगर हम ये देखें तो ओवरऑल इसका हमारे पास एक अच्छी कलेक्शन ऑफ नॉलेज, थोड़ी डिस्कशन होगी, एंड आई एम श्योर व्हेन यू विल बी स्टडिंग दिस, तो मेरी बात सुनते सुनते आपके माइंड में चाहे इससे भी बेहतर और भी पॉइंट्स आ रहे हो, ठीक है, दिस इज गुड फॉर यू, यू कैन जस्ट नोट देम, ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में या जनरल नॉलेज की जो भी बात आती है यू कैन। इसके साथ साथ हमने इसमें जो है वो वोकेबलरी देख ली, बड़ी अच्छी एक कलेक्शन हमारे पास आ गई कुछ और, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका अगर हम ओवरऑल इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें तो इसमें बेसिकली बात क्या हुई है, रोल ऑफ यूरोप से वो शुरू होते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड, ठीक है, कि आप किसी चीज का हमने एंड करना है, इस टॉपिक का मकसद क्या है, एंड हमने किस चीज का करना है, वो उस कॉलोनियलिस्ट सोच का, वो रेमिनेंट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म का हमने करना है, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं, और उसका अभी बिल्कुल रिसेंट मैनिफेस्टेशन है हमारे पास, इजराइल की अननेसेसरी इन्वेजन और उनका जो मुस्लिम जेनोसाइड वो कर रहे हैं गाजा में। यूरोप के ये रोल से शुरू होते हैं, ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, यूएस और यूरोप का जो रोल रहा है यूएन में, और फिर यूएस और यूरोप का जो रोल रहा है ज्यूज के पूरी डेवलपमेंट में, और इसराइल के साथ जो उनका सारा अभी तक हिसाब किताब रहा है वो बताया गया, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनका जो पॉलिसीज हैं नो डाउट वो लॉन्ग रन पे चलती हैं, बट एवरी कंट्री मूव्स बाय इट्स बेनिफिट्स, ठीक है ना। कौन उनका साथ होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, वो उन्होंने करना है अपने बेनिफिट्स के मुताबिक, अपने सर्वाइवल के मुताबिक। तो दिस इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसमें से वोकेबलरी नॉलेज बहुत अच्छा लिया होगा, और आफ्टर हैविंग रीड विद मी आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसकी जो है कोई एनालिसिस, कोई समरी अपने तौर पे बनाओ, अपने पास रिकॉर्ड में रखो, ठीक है। आपके पास एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आ गया कि यूरोप का जो है वो इस सारे में क्या रोल है, एंड वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग। ठीक हो गया जी। तो ये जो है आज हमने आज का आर्टिकल जो है इसको वाइंड अप कर लिया, थोड़ा बाय लेंथ, इट वाज नॉट टू लेंथी, लेकिन इसकी जो एक एक लाइन है दैट इज रिच इन नॉलेज, और उससे हमें हिस्ट्री के कोई ना कोई फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही हम आर्टिकल्स जो है अपने नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे, एंड इसी तरह ही हम एक कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी नॉलेज और एनालिसिस करते रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।